तो आज जो है ना हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, मेनली एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया हुआ है कि भाई क्यों एंट्रोपी की जरूरत पड़ी, क्योंकि सब बातें डेल्टा एच से क्लियर नहीं हो रही थी। तो एंट्रोपी इज नथिंग बट रेंडमनेस और यू कैन से डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट है, हो रहा है? डिसऑर्डरनेस का मतलब क्या है कि कहीं पे जहाँ पे द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज गोइंग टू इंक्रीज इफ द मॉलिक्यूल कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन। जैसे सॉलिड में वो अपनी मेन पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकता है केवल, लिक्विड में थोड़ा मूवमेंट है, एंड गैस में 3 डायमेंशन में मूवमेंट है। तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस अगर हम देखेंगे तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज। ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस देखेंगे, कहीं पे एक गैस दूसरी गैस के साथ मिक्स हो रही है तो उसके केस में भी क्या होगा, एंट्रोपी विल इंक्रीज। तो ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई दिक्कत? सो एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। ठीक है, किसी भी सिस्टम की, and this is a thermodynamic function, thermodynamic function which represents, है ना, which represents randomness और disorder। ठीक है। this could be also let's say related to, इसकी जो mathematical definition है, what is the mathematical definition, how we are going to say, जैसे हमने डेल्टा एच को क्या बोला था, डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी, राइट? तो ऐसे मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या है, एंट्रोपी की? सो दैट इज सो S is nothing but integration of dq by t. What is the that meaning of this part? Ki that is, it is a measure of thermal energy per unit temperature, which is unavailable for useful work। ठीक है। तो जो ये एंट्रोपी है, जैसे डिसऑर्डरनेस है, डिसऑर्डरनेस इज नॉट रिलेटेड विद यूजफुल वर्क। अगर मान लो गैस के सारे पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट? ठीक है। या कोई चीज जहां पे ऑर्डरलीनेस है तो उससे एक वर्क होगा, है ना, दैट इज गोइंग टू डू अस ए यूजफुल वर्क, जिसका हम कुछ यूज कर सकते हैं, राइट? बट बिकॉज ऑफ डिसऑर्डरनेस क्या होगा, कोई मतलब यूजफुल वर्क नहीं होगा। सो दैट एंट्रोपी इज नथिंग बट, जैसे अगर हम इसको इस तरह से बोलें कि टोटल एनर्जी हमने जो दी है, राइट, वॉट एवर द टोटल एनर्जी वी हैव गिवन, सम एनर्जी इज गोइंग टू यूज इन टू डू द यूजफुल वर्क, और कुछ ऐसी एनर्जी होगी जिसका कोई यूज नहीं होने वाला है ना, दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल, है ना। तो उस एनर्जी, उस थर्मल एनर्जी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं dq by t। सो s इज नथिंग बट dq डिवाइड बाई
T। जैसे अगर मैं बोलूं कोई गैस है ना, वो इंटरमिक्स हो रही है, राइट, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस हो रही है, तो वहां पे जो भी एनर्जी में चेंज आ रहा है, राइट, या फिर जो भी डिसऑर्डर में चेंज आ रहा है, दैट वी कैन रिप्रेजेंट कि उससे कुछ यूजफुल वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इट कैन बी अंडरस्टैंड एज, ठीक है, थर्मोडाइनमिक फंक्शन विच रिप्रेजेंट्स रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस। तो जहां पे डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी वहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, आगे मैं लिखा दूंगा ये, ठीक है। और इसको मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें तो S इज नथिंग बट dq डिवाइड बाय T, सो दैट इज thermal energy per unit temperature which is unavailable for useful work। क्लियर है, लिख लो इसको। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, तो उससे कुछ, उस मेल्ट होने से कुछ आपने, यू हैव नॉट कन्वर्टेड एनीथिंग, आपने उसको यूज नहीं किया, राइट, लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड। एक मिनट, व्हाट इज द टेम्परेचर इट इज, तो ये जो टेम्परेचर है ना, ये भी चेंज हो रहा है विद द टाइम। अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर हमने कुछ हीट दी तो उसके कारण टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसीलिए पूरे का इंटीग्रेशन है, ये टी हमने बाहर नहीं निकाला है, राइट। लेकिन अगर हम सराउंडिंग की बात करेंगे, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, तो वहां टी बाहर आ जाएगा, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है पार्थ, समझ में आया। तो लेट्स से, तो यहाँ पे क्या होता है, राइट, सो एस टोटल इज नथिंग बट, मैंने बताया भी है ये पहले, दैट इज नथिंग बट एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग। And what is, similarly we can say as delta S total change in like let's say total, or you can say delta S universe is nothing but delta S system plus delta S surrounding, ठीक है। अभी ठीक है, दिख रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ सर। सर वो आपने ऊपर लिखा है कि इट इज अ मेजर ऑफ थर्मल एनर्जी अनअवेलेबल फॉर वर्क। सर ये जो एनर्जी है सर, वो प्रोसेस मतलब रैंडम प्रोसेस को करने के लिए यूज होता है कि इट इज लॉस्ट एज हीट और लाइट। मतलब ये कुछ भी हो सकता है जो अवेलेबल नहीं है। एक एक्चुअली एक टर्म आएगा आगे, दैट इज डेल्टा जी, दैट इज रिलेटेड विद यूजफुल वर्क। तो हम आगे देखेंगे कि एक पैरामीटर बनाएंगे जो हमने टोटल डेल्टा एच दिया है। हीट कंटेंट किससे रिप्रेजेंट होता है, टोटल हीट गिवन एट, है ना, डेल्टा एच से। तो फॉर्मूला बनता है डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस, या फिर इसको घुमा देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो डेल्टा जी इज नथिंग बट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आगे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये क्या है, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, इसमें है ना, ये क्या है टोटल हीट, ये है यूजफुल वर्क, और ये क्या है लाइक नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। तो इस तरह से रिलेट किया गया है। सो दैट वी विल अंडरस्टैंड लिटिल बिट लेटर। ओके ओके, यस। सो ये हो गया, डेल्टा एस टोटल इज नथिंग बट डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, राइट। नाउ व्हाट इज, लेट्स से अंडरस्टैंड कि अगर मान लो एक सिस्टम है, ठीक है, और इसने लेट्स से dq एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की, है ना, दैट हैज एब्जॉर्ब द dq एनर्जी, दिस इज सिस्टम।
So what is going to happen? What is going to be delta S system? So delta S system is going to be, let's say this is the temperature is T1 and over here the temperature is T surrounding, let's say T SUR. Let's say. So what is going to be delta S system? System is nothing but जितनी भी energy आई dq divide by T1. Since this energy is absorbed, so sign is this dq is going to be positive in nature. So this delta S system is nothing but dq divided by T1, or I can say dq system, just to make it more, let's say, understandable कि dq जो है वो energy is absorbed by the system. ठीक है. What is going to be delta S surrounding? What is going to be delta S surrounding? जितनी एनर्जी इसने गेन की है ना dq, जितनी एनर्जी गेन की उतनी एनर्जी सराउंडिंग ने लूज की. सो व्हाट विल हैपन? dq सराउंडिंग इज नथिंग बट माइनस dq सिस्टम. एनी प्रॉब्लम? समझ में आया? ये ऐसा होगा. व्हाट विल हैपन? डेल्टा एस सराउंडिंग, राइट, इज नथिंग बट, है ना, हम या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dq सराउंडिंग डिवाइड बाय t सराउंडिंग, राइट, और वी कैन से, है ना, इसको माइनस dq सिस्टम डिवाइड बाय t सराउंडिंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहाँ पे ये जो T1 है यहाँ पे t सराउंडिंग है. ठीक है. नाउ अब अगर मान लो मैं थ्रू आउट द प्रोसेस में बात कर रहा हूँ, ये तो मैंने, है ना, एक छोटे इंटरवल के लिए ले लिया. अगर मैं पूरा देख रहा हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल तक T1 से T2 तक जा रहा हूँ, लेट्स से, सो आई विल इंटीग्रेट इट, है ना. व्हाट आई विल डू? आई विल इंटीग्रेट इट. कहाँ से कहाँ तक? सो आई एम जस्ट लिटिल बिट मॉडिफाइंग हियर, है ना. सो आई एम सेइंग दिस इज नथिंग बट, ये क्या हो जाएगा? दिस इज गोइंग टू बी फ्रॉम T1 टू T2, है ना. जैसे मान लो ये आपका आइस है, ठीक है, ये सिस्टम आपका आइस है, इसका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस था, आपने रूम टेम्परेचर पे डाला, क्या हुआ? इसने एनर्जी गेन करना चालू की, लिक्विड बना, फिर लेट्स से टेम्परेचर और बढ़ गया. सो यू विल राइट, लेट्स से, ठीक है, आइस या वाटर ले लो, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो फेज ट्रांजिशन वाली बात नहीं रहेगी. वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे था, वाटर हीट होके, है ना, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लाइक दैट, जो भी है. So this is going to be dq system divided by t from T1 to T2. यहाँ क्या होगा? In this case, if you are going to integrate, surrounding का temperature constant ही रहने वाला है, right? So what will happen? This is nothing but minus 1 upon t surrounding integration of dq system. ठीक है, समझ में आया? भाई टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा चेंज हो जाएगा कि मान लो उसने पानी को लेट्स से थोड़ा थोड़ा हीट अप कर दिया, लेट्स से, तो व्हाट विल हैपन? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर विल, मतलब पूरा सराउंडिंग मतलब पूरा यूनिवर्स का जो भी सिस्टम है उसको हटा दो, बाकी सब सराउंडिंग है. So we are going to say this is an infinite sink or source of energy whose temperature is not going to change by any process. ठीक है, आप कुछ भी कर लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, चाहे वो एनर्जी आप उसमें दे रहे हो, चाहे एनर्जी उससे ले रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. किसी को डाउट है तो हल डाउट. ठीक है. So you just have to remember this part. मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ. Delta S surrounding is nothing but minus 1 upon T surrounding dq system. Now
कुछ नोट जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नोट for reversible process, for reversible process, ठीक है। या फिर उससे पहले एक बात लिखते हैं, नोट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एस सिस्टम है ना, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ठीक है। एस सिस्टम इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ सिस्टम है ना, किसी पॉइंट पे जितनी भी डिसऑर्डरनेस है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो है ना डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। एक मतलब पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने पे है ना, whatever is the change in disorderness, that is going to remain constant, whether you will go with why any method or any path you will go है ना, that is going to remain constant. So S system, entropy of system is a state function. बस इतना ही मैंने लिखा है, अभी कुछ नहीं लिखा है बेटा यहाँ से। That's it, done. इतना ही है। ठीक है, ठीक है। इट इज ए स्टेट फंक्शन, इसका मतलब क्या है कि change in entropy of system is going to be है ना, hence in a thermodynamic process, ठीक है। इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट एंट्रोपी एट फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी एट इनिशियल स्टेट, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, इन ए केमिकल रिएक्शन डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, शुरुआत में इनिशियल का मतलब क्या हुआ वहां पे, एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल में क्या बना, प्रोडक्ट, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ ऑल रिएक्टेंट, ठीक है। फाइनली क्या बने, प्रोडक्ट, इनिशियली क्या लिए थे, रिएक्टेंट। सो you just let's say take s final minus s initial, s final मतलब प्रोडक्ट, राइट, s initial मतलब रिएक्टेंट की एंट्रोपी क्या थी, तो ये आपको केमिकल रिएक्शन में बदल जाए। सेकेंड नोट, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल से पहले साइक्लिक ले लेते हैं, फॉर ए साइक्लिक रिएक्शन, वेट, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस है ना, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन, क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। मान लो कोई साइकिल है, लेट्स से ओवर हियर पीवी फ्रॉम ए टू बी वी वेंट, and then from B to A we went, है ना, let's say we went by this is by reversible path, we went here is irreversible path,
ठीक है, अगर ऐसा हुआ ए से बी गए, बी से फिर ए गए, तो व्हाट विल हैपन, राइट, डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट एस ए टू बी, मतलब डेल्टा एस ए टू बी प्लस डेल्टा एस बी टू ए, एंड दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, देखो एस फाइनल क्या है, मैं कह रहा हूं चेंज 0 है ना, व्हाट आई एम सेइंग चेंज इज 0, आई एम नॉट सेइंग फाइनल और इनिशियल सेम है ना, आप इसको समझो, चेंज, अब वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा एस, ठीक है, तो मान लो आपके पास पहले 100 रुपए थे, ठीक है, आपने मान लो कुछ खर्च कर दिए, प्लस मतलब माइनस, तो आपके पास 50 रुपीज बचे, फिर पापा ने आपको 50 रुपीज दे दिए, तो आपके पास कितने पैसे बचे, 0, चेंज 0. आई एम नॉट सेइंग कि इनिशियल और फाइनल सेम थे, राइट, अरे अरे भाई एक्सपेंशन कंप्रेशन है, एक मेथड में मान लो ए से बी जा रहे हैं तो भी तो साइकिल बनेगी, एक तरफ बढ़ेगा तभी पीछे दूसरी तरफ घटेगा, एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा, तो एक में हीट एब्जॉर्ब होगी, एक में हीट रिजेक्ट होगी. समझ में आया ध्वनि, है ना, एक स्टेप से गए आप, तो आपने मान लो क्यू एब्जॉर्ब किया, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया. सर इन फर्स्ट वन इट इज एस फाइनल मींस वी कैन फाइंड इट एब्सोल्यूट वैल्यू, हाँ एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे. जो अरे नहीं भाई, जो हीट लिया वही वापस नहीं ले लिया, यहाँ इंटीग्रल है डी क्यू बाई टी, एक रेशियो है, समझ में आया, जितना हीट लिया उतना अगर अब वापस ले लिया तो हीट फास्ट फंक्शन क्यों है फिर तो हीट स्टेट फंक्शन हो जाएगा, राइट, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इनका रेशियो ले रहा हूं. पहले एक एक करके मैं अपने अपने हाथ उठाओ, हाथ उठा के समझाओ, तो फिर बाकी लोगों को भी समझ में आएगा डाउट क्या कह रहे हो तुम लोग. तो हमने जो रिलेशन लिखा है उसके हिसाब से तो एंट्रोपी टेम्परेचर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई ना, और टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बढ़ेगी तो इंटरनल एनर्जी एंड फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर रैंडमनेस, तो एंट्रोपी भी बढ़नी चाहिए ना टेम्परेचर के साथ. जितनी आपने हीट दी उसके कारण रैंडमनेस भी बढ़ी और टेम्परेचर भी बढ़ा, ऐसे समझो, ओके है ना. सो वी आर सेइंग कि कितनी, मतलब इसीलिए वी आर टेकिंग ए रेशियो डी क्यू बाई टी, ओके, डिसऑर्डरनेस भी बढ़ी मॉलिक्यूल्स में और टेम्परेचर भी बढ़ा, राइट, so that we are saying. एक मिनट, ये सब 100 रुपए हटा दें, ओके, बोला, हाँ भाई अपने अपने डाउट पूछते जाओ, क्लियर करते जाओ, कोई बात नहीं, ऐसी रहनी नहीं चाहिए जो समझ में ना आए. आदित्य क्या कह रहे थे, ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट पॉइंट,
पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं. फॉर एनी इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, फॉर एनी irreversible process we have two option irreversible process के लिए. एक जिसमें स्पॉन्टेनिटी हो, दूसरी जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस हो, ड्राइविंग फोर्स लग रहा हो. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस irreversible process. डेल्टा एस टोटल इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ेगी, सिस्टम की भी एंट्रोपी बढ़ सकती है. ठीक है, बट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो टोटल एंट्रोपी है ना, टोटल एंट्रोपी का मतलब क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की वो एंट्रोपी बढ़ेगी. तो वो एंट्रोपी बढ़ेगी इसका मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, एस टोटल फाइनल माइनस इनिशियल इज गोइंग टू ग्रेटर देन 0, है ना. इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ एस टोटल फाइनल माइनस एस टोटल इनिशियल इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या हुआ, एस टोटल फाइनल इज ग्रेटर देन एस टोटल इनिशियल. और यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. आगे लिखा देंगे ये स्टेटमेंट कि किसी भी इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में टोटल randomness या total entropy of universe is going to increase in all spontaneous process. ठीक है, spontaneous irreversible process का एग्जांपल क्या है, all natural processes are ठीक है, are या all natural processes. स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, सॉरी टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स या टोटल एंट्रोपी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. दैट मींस नथिंग बट एस टोटल फाइनल माइनस एस टोटल इनिशियल दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0. तो ये हो जाएगा एस टोटल फाइनल इज ग्रेटर देन एस टोटल इनिशियल. ठीक है, तो ये जो डिफरेंस होगा यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, और यू कैन से पॉजिटिव, or you can say delta S total is nothing but positive. ठीक है, अब इसके बाद नॉन स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, है ना, डेल्टा एस टोटल इज गोइंग टू बी, राइट, डेल्टा एस टोटल इज गोइंग टू बी लेस देन 0. ठीक है, और डेल्टा एस टोटल इज गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है, और वी कैन से एस टोटल final is less than S total initial. हालांकि ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, अब बात समझते हैं फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस. फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है,
For any reversible process, delta S total is nothing but is equals to 0. डेल्टा एस टोटल क्या होता है? 0 के बराबर हो जाता है. ठीक है. अच्छा, रिवर्सिबल का मतलब क्या है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं. ठीक है. तो जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम पे हो, तो यहाँ पे एक टर्म आया इक्विलिब्रियम, है ना. रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? व्हेन सिस्टम एंड सराउंडिंग आर in equilibrium. इसका मतलब क्या है? जितना एनर्जी में, मान लो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ी, मान लो रिवर्सिबली आप जा रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मान लो, है ना, यू आर गोइंग रिवर्सिबली, तो जितनी एनर्जी सिस्टम की बढ़ी उतनी ही एनर्जी सराउंडिंग की कम, उतनी ही एंट्रोपी सराउंडिंग की कम हो गई. जितनी एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ी उतनी ही एंट्रोपी सराउंडिंग की कम हो गई. दैट्स व्हाई डेल्टा एस इज टोटल इज 0. आई एम नॉट सेइंग डेल्टा एस सिस्टम इज 0. समझ में आ रहा है? ठीक है. रिवर्सिबली तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकते हो ना. यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर, ए टू बी. ठीक है. तो जितनी एंट्रोपी आपकी सिस्टम की बढ़ी उतनी ही एंट्रोपी सराउंडिंग की कम हो गई. एंड दैट्स व्हाई डेल्टा एस टोटल इज गोइंग टू बी 0, है ना. आई एम नॉट सेइंग डेल्टा एस सिस्टम इज 0, नॉट सेइंग. ठीक है. अब समझते हैं इन कैम. ये तो हो गया प्रोसेस के लिए, है ना. प्रोसेस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर यू आर एक्सपेंडिंग समथिंग, है ना. Now, for a chemical reaction which goes to equilibrium. अब इक्विलिब्रियम का साइन क्या होता है मैं यहाँ पे लिख दूंगा. जैसे मान लो N2 गैस प्लस 3H2 गैस है. कई बच्चों को यही रिवर्सिबल और इक्विलिब्रियम में कंफ्यूजन होता रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे सेपरेटली समझा रहा हूँ ये बात. ठीक है. N2 plus 3H2 gives मान लो 2NH3, and this process is going to reach at equilibrium, है ना. ये ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 मोल दिया 3 मोल दिया, शुरुआत में ये 0 था, अब ये 0 0 यहाँ 2 मोल बन जाए, ऐसा नहीं होगा. ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है बस. मोल कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है? थ्योरेटिकल चीज पढ़ी है. ऐसा हो सकता है, थ्योरेटिकली प्रोजेक्ट कर दिया कि हाँ ठीक है ना. बट एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में क्या होगा? आउट ऑफ 1 मोल हो सकता है केवल आधा मोल ही रिएक्ट करे, तो आधा मोल बच जाए. आधा मोल इसके 3 गुने से रिएक्ट करेगा तो 1.5 मोल से रिएक्ट करेगा तो बचेगा कितना? 1.5 मोल. ये आधा मोल इसके डबल मोल बना रहा है तो कितने बनेंगे? 1 मोल, है ना. ये रियलिटी है. इस पॉइंट पे हम बोलेंगे ये हमारी इक्विलिब्रियम रीच हो गया, जहां पे इनकी कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रही है. समझ में आया? है ना. विच गोज टू इक्विलिब्रियम और विच रीचेस टू इक्विलिब्रियम स्टेट. मैं इक्विलिब्रियम स्टेट बोल देता हूँ. ठीक है. इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? स्टेट एट विच concentration of reactant and product will not change with time. ठीक है. तो इसका एक और एग्जांपल, जैसे मान लो, है ना, जैसे मान लो एक और बात यहाँ पे समझते हैं. जैसे
मान लो N2O4 है, that is colorless liquid, and that is breaking into, let's say, NO2 gas, which is brown color gas. मान लो एक क्लोज कंटेनर में आपने ये N2O4 और N2O4 डाल दिया और आपने थोड़ा हीट किया, जिसके कारण ये ब्रेक होने लग गया, ठीक है। तो क्या होगा शुरुआत में, है ना, इनिशियली N2O4 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, N2O4 के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो वो टूटेंगे, NO2 बनाएंगे, तो आपको दिखेगा अच्छा धीरे धीरे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है विद टाइम, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेट आ जाएगी जहां पे अब ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ना बंद हो जाएगी, आपको दिख जाएगा कि अच्छा ये ब्राउन कलर बस इतना ही हो सकता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये ब्राउन कलर की इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेट पे 100 मॉलिक्यूल टूट के 200 मॉलिक्यूल NO2 के बना रहे हैं, तो 200 मॉलिक्यूल NO2 वापस से N2O4 बन जा रहे हैं, बराबर स्पीड से दोनों चल रही है रिएक्शन। तो हमें लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, दोनों रिएक्शन हो रही है, बट दे आर नलिफाइंग ईच अदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ ना, कुछ तो बोलो भाई, इक्विलिब्रियम स्टेट समझ में आ गया, क्या मतलब है? रियल लाइफ में कलर चेंज होता है, उसकी एक इंटेंसिटी तक पहुंचती, जैसे इवेपोरेशन ले लेते हैं, है ना, वो वेपर प्रेशर वाला एग्जाम्पल, वो शायद आपको याद रहेगा ढंग से। तो जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, क्योंकि वेपर प्रेशर में पढ़ा चुका हूँ, राइट, ये पानी है और इसको मैंने ये ऐसे ऊपर ढक दिया। शुरुआत में यहाँ पे जो एयर थी वो बिल्कुल ड्राई एयर थी, है ना, कुछ उसमें वाटर नहीं था। लेट्स से क्या होगा, जैसे यहाँ पानी होगा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल, है ना, इसमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे। शुरुआत में जैसे ही आपने बंद किया वैसे ही जाएंगे, इसको क्या करेंगे, सैचुरेट करना चालू करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन है ये बराबर हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाटर के एयर में जाएंगे उतने ही एयर से कंडेंस होके वापस वाटर में आ जाएंगे, तभी तो हम बोलते हैं कि ये सैचुरेटेड कंडीशन हो गई। And at that saturated condition, whatever is the vapor pressure, that is nothing but saturated vapor pressure, और उसको generally vapor pressure बोल देते हैं। Whatever pressure is, that is nothing but vapor pressure या saturated vapor pressure, ठीक है। और वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज बाय पुटिंग अ लॉट ऑफ, लेट्स से यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, क्या बढ़ा दिए, उस पर डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली ओवर हियर है कि अगर हम 1 मोल लेंगे, है ना, राइट, या 2 मोल लेंगे या 5 मोल लेंगे, उससे कंसंट्रेशन जो है ना, या इक्विलिब्रियम स्टेट है, दैट विल नॉट चेंज। अगर यहाँ पे आधे पे आ रही है तो 2 के आधे पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। अगर 2 मोल लेंगे तो 1 पे आ जाएगी, 4 लेंगे तो 2 पे आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट इक्विलिब्रियम स्टेट इज, जहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विल नॉट चेंज विद टाइम। अब आपको ऐसा लगेगा जरूर कि मतलब ये रिएक्शन स्टॉप हो गई है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, जिस रेट से ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रेट से ये बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। तो बताओ, ठीक है। अब ये बताओ, राइट, ऐसे पॉइंट पे जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो गई है, वहां पे डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, 0 होगा भाई। जितना एक तरफ में एंट्रोपी बढ़ी उतनी एंट्रोपी कम हो गई, ठीक है। अब ये जो एंट्रोपी होगी ये सिस्टम की होगी या सराउंडिंग की होगी, एंट्रोपी चेंज सिस्टम की होगी, रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, सराउंडिंग की बात ही नहीं कर रहे। समझ में आया? सिस्टम में ही फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, सिस्टम में ही बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, टोटल चेंज
टोटल चेंज इन एंट्रोपी एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज गोइंग टू बी 0। तो ये लिखना है आपको। ये एयर वाला भी एग्जांपल हटा देना, ठीक है। तो हेंस at equilibrium state delta S system is equals to 0। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब थोड़ा और समझते हैं। अगर डेल्टा एस सिस्टम 0 है, इसका मतलब क्या है, फाइनल स्टेट जो भी है एस फाइनल है अब बिट टाइम है ना। मान लो t इक्वल्स टू 100 सेकेंड पे आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच गया। तो अब t इक्वल्स टू 200 सेकेंड में भी ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे, बिकॉज विद टाइम देयर इज नो चेंज। अगर मान लो इसको मैंने इनिशियल बोल दिया, इसको फाइनल बोल दिया, एट इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ आर गोइंग टू बी सेम, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम क्या है, 0 हो गया, वहां पे चेंज 0 हो गया। तो जो फाइनल होगा वही इनिशियल होगा। समझ में आई बात है ना। एक बार इक्विलिब्रियम रीच हो गया, उसके बाद जितनी भी टाइम की बात आप करोगे है ना, 100 सेकेंड 120 है ना, वहां सब पे एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सो रिमेंबर, बी केयरफुल, मैं कह रहा हूं डेल्टा एस सिस्टम इज 0, आई एम नॉट सेइंग एस सिस्टम इज 0। ठीक है, यहाँ पे ये बात याद रखनी है। एस सिस्टम क्या होगा, अच्छा ये बताओ। एस सिस्टम या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। आप सोच के बताओ कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। मैक्सिमम होगा, ठीक है। देखो कोई डायरेक्शन में अगर रिएक्शन हो रही है ना, किसी डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब है उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में अगर कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। मैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन which achieves equilibrium state। जैसे जैसे मैं बात करूं, अभी मैंने बात की थी, जैसे वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना, तो वाटर गैस से में जा रहा है, अपने आप जा रहा है स्पॉन्टेनियस, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है सिस्टम की, क्योंकि लिक्विड से गैस में गया। बट जब इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो गई है ना, पहले एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, है ना, कहाँ पहुंच गई, मैक्सिमम पॉइंट पे, है ना, विच अचीव्स इक्विलिब्रियम स्टेट। तो जब मैक्सिमम पहुंच गई, अब इसके बाद वो आगे बढ़ेगी नहीं। सो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विच अचीव इक्विलिब्रियम स्टेट, है ना, एट इक्विलिब्रियम स्टेट as system is maximum। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है उसके उसमें, तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और फिर जब चेंज 0 होगा, मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो भाई स्पॉन्टेनियस है तो ये एंट्रोपी बढ़ रही है, डेल्टा एस सिस्टम पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, फाइनल अब इनिशियल से बढ़ता जा रहा है ना। तो मान लो t इक्वल टू 10 सेकंड पे जो भी था, t इक्वल टू 20 सेकंड में उससे ज्यादा हो जाएगा, 30 सेकंड में और ज्यादा हो जाएगा, 40 पे और ज्यादा हो जाएगा, तो 100 पे पहुंचेगा तो सबसे ज्यादा पहुंच चुका होगा, अब इसके आगे ये बढ़ नहीं रहा है, राइट। सो एट t इक्वल टू 100 सेकंड व्हाट विल हैपन, सिस्टम इज गोइंग टू हैव मैक्सिमम एंट्रोपी। समझ में आया। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पे डेल्टा एस सिस्टम भी 0 है और डेल्टा एस टोटल भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो रिवर्सिबल प्रोसेस है ही ना, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा एस सिस्टम के साथ साथ और क्या 0 है, डेल्टा एस टोटल भी 0।
तो ये दो डिफरेंस याद रखना है कि कब केवल डेल्टा एस टोटल 0 है और कब कब बोथ आर 0। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है तो वो फोर्स्ड इक्विलिब्रियम है, ठीक है। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की, ठीक है। वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, उससे कंफ्यूजन रहेगा, तुम बस ये याद रखो। अब यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो वही है, जैसे मान लो मैं बोलूं टॉक अबाउट वन बाय वन फॉर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, for thermodynamic process, let's say you went from A to B, let's say A to B, you went by choosing, let's say, reversible path, or you went by irreversible path. In both cases, because entropy of system is state function, क्या होगा? It is going to be same. So hence delta S system reversible, that is also equals to delta S system irreversible. तो पहले तो ये बात समझ लें, we don't care about कि हम यहाँ पे कौन से पाथ से गए हैं ना। हिंट लिख देते हैं, हिंट एस सिस्टम इज स्टेट फंक्शन। चाहे हम रिवर्सिबली जाएं चाहे रिवर्सिबली जाएं, दोनों की एंट्रोपी सेम रहेगी। तो हम करेंगे क्या, हम चाहे किसी भी पाथ से जाएं, हम रिवर्सिबल की एंट्रोपी निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे डेल्टा एच में हम क्या करते थे, हम किसी भी प्रोसेस से जाएं, हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस उसके लिए अगर सीपी फंक्शन डिफाइंड है तो हम डेल्टा एच एनसीपी dt कर देंगे, है ना। किसी भी पाथ से गए हो आप, वी डोंट केयर अबाउट इट, टोटल डेल्टा एच हमारा एनसीपी dt होगा। वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी भी थर्मोडायनेमिक फंक्शन में चाहे हम रिवर्सिबली जाएं इरिवर्सिबली जाएं, व्हाट वी विल डू इज वी विल से कि जो डेल्टा एस रिवर्सिबल होगा उसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। व्हाट इज डेल्टा एस रिवर्सिबल? डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल डिवाइड बाय t, ठीक है। तो हमें dq रिवर्सिबल निकालना है किसी भी प्रोसेस में, तो वो निकालना बहुत आसान है। आपको रिवर्सिबल में वर्क का फंक्शन पता है, राइट, यू कैन इजीली कैलकुलेट वर्क, ठीक है। या कहीं पे हीट कैपेसिटी पता है तो आप निकाल सकते हो एनसीपी dt कुछ भी होगा जो dq निकल जाएगा, ठीक है। देखेंगे अभी नाउ, ठीक है। तो हम किसी भी प्रोसेस के लिए निकाल लेंगे व्हाट इज dq रिवर्सिबल एंड देन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद t1 टू t2, लेट्स से ओवर हियर वी विल राइट t1 to t2, that is going to be our delta S system, that is also delta S system irreversible process. कोई दिक्कत किसी बात में?
ठीक है। अब व्हाट इज डी क्यू, है ना, व्हाट इज डी क्यू? डी क्यू निकालेंगे कैसे? या तो भाई एनसीबी डीटी से निकाल सकते हैं अगर हीट कैपेसिटी पता हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन पुट, है ना, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पुट कर सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। है ना, डेल्टा डेल्टा ई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू या डी क्यू जो भी है, टोटल क्यू, है ना, इसका इंटीग्रेशन होगा तो उसके हिसाब से लिख रहे हैं। मान लो शॉर्ट इंटरवल के लिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, राइट। सो व्हाट इज डी क्यू? इज नथिंग बट डीई प्लस, सॉरी, डीई माइनस डी डब्ल्यू। व्हाट इज डीई? D is nothing but NCV dt. And what is dW? That is nothing but, है ना, over here, right? So this is going to be minus P external, sorry, minus or minus P external dV. This is nothing but NCV dt plus P external dV, correct? dq. अब यहाँ पे हमने रिवर्सिबल क्यों लिया, उसका फायदा है। तो ये P एक्सटर्नल dV हमें हमको, राइट, अगर हम रिवर्सिबल कह देंगे तो ये क्या बन जाएगा, P गैस बन जाएगा, राइट। वी कैन राइट P गैस, इसलिए यहाँ पे DQ रिवर्सिबल लिख रहे हैं। वैसे तो DQ इरिवर्सिबल से भी आ सकता है, बट तब हमें P एक्सटर्नल dV देखना पड़ेगा। सो वी वांट ए जनरल फॉर्म, वी आर राइटिंग, है ना, वी वांट, so in for reversible process, अच्छा, we are writing DQ reversible, क्या हो जाएगा, is nothing but NCV dt plus P gas dV, है ना। P external is nothing but approximately equals to P gas. So then what will happen, P gas को क्या लिख सकते हैं हम, NCV dt plus NR T by V dV, ठीक है, ये लिख लिया। So what is going to be delta S? Delta S system is nothing but dq reversible divided by t का इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे लिख दो इसको, ncv dt डिवाइड बाय t का इंटीग्रेशन प्लस nrt db बाई vt का इंटीग्रेशन, तो tt कट जाएगा। What will happen? Delta S system is nothing but ncv, अगर ये cv टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे dt बाई टी को, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ ln t, कहाँ से कहाँ तक, T1 से T2, प्लस ये क्या हो जाएगा nr ln v, कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2 तक। सो बस हो गया हमारा। तो डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट, है ना, ncv ln t2 बाई d1 प्लस nr ln v2 बाई v1। For any thermodynamic process, this is going to be the formula. आसान है, क्या किया, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं, डी क्यू को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख लिया, फिर रिवर्सिबल वाला लगा दिया, बस सिंपल, तो भूलेंगे नहीं ये चीज। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, लिख समझ पा रहे हो या थोड़ा और बड़ा कर दूं? यहाँ से देखो,
डन। अब बताओ, अगर मुझे ये जनरल फॉर्म पता है तो क्या मैं अलग अलग प्रोसेसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम निकाल सकता हूं? अगर मुझे जनरल फॉर्म पता है। पार्थ, हमने वॉल्यूम को, राइट, हमें वॉल्यूम में अगर मान लो चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर में चेंज तो यहाँ ले लिया हमने, है ना। वर्क क्या होता है? वर्क बताता है वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, राइट, राइट, ओवर ईयर। तो डीवी लिखना पड़ेगा ना। हाँ सर, मतलब कि अगर फॉर्मूला देखे जो पीवी इक्वल टू एनआरटी है, तो अगर डीवी में कोई चेंज आया तो क्या बोलते हैं, डेल्टा टी में ही चेंज आना चाहिए ना। जरूरी नहीं है, मतलब हाँ ठीक है, अगर कहीं पे हो सकता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हो, है ना, तो वहाँ प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में चेंज है, वही टेम्परेचर में चेंज आएगा। यहाँ तो प्रेशर चेंज हो रहा है ना, हाँ सर। इसलिए नहीं लिखा। अगर मान लो कहीं होता तो वो लिख सकते थे उसको। ये कंसिडरेशन यहाँ आ जाएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओके। अब देखो ये है जनरल फॉर्मूला, है ना, यहाँ लिख सकते हैं दिस इज जनरल फॉर्मूला, राइट, जो कि मैंने यहाँ बता दिया है। अब आप आसानी से इसको किसी भी प्रोसेस में लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T1 और T2 तो सेम हो गए, तो ये ln1 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया, तो क्या बचा, है ना। What we can write, delta S system is nothing but what is the formula, nr ln v2 by v1। ठीक है, जिनको ये बात नहीं समझ में आ रही हो फिर से सुन लें ये बात, राइट। वी हैव ncv ln t2 by t1, है ना, प्लस nr ln v2 by v1। दिस पार्ट इज गोइंग टू बी 0। वाई t1 और t2 सेम है, तो ln1 0, या फिर यहाँ से भी समझ सकते हैं dt की वैल्यू 0 है तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा। सो दैट इज नथिंग बट nr ln v2 by v1। तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ठीक है। अब इससे सब बन जाएंगे। तो इसमें एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, वो मैंने अभी यहाँ, है ना, नहीं लिखा। जैसे अभी पार्थ ने बोला, राइट, कि व्हाट वी कैन राइट, हम इसमें एक फॉर्मूला और लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, और एक और, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस के का जो पार्ट है वो थोड़ा हटा देते हैं अभी,
लिख देंगे, एक मिनट, एक जनरल फॉर्मूला और बना सकते हैं। और देखो V क्या होगा, T2 is nothing but can we say NR T2 by P2, and V1 is nothing but NR T1 by P1, ऐसे लिख सकते हैं। So what will happen, ठीक है, अगर मैं B2 by V1 लूंगा तो ये तो कट जाएगा, hence V2 by V1 is nothing but T2 by T1 into, है ना, और ये P2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, P1, P1 by P2. So let's put this value over here. क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln T2 by T1 डॉट P1 by P2. अब ये ln में दो चीजें अगर मल्टीपल में है तो वो प्लस में लिख सकते हैं, we will write NCV ln T2 by T1 plus NR ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2. अब यहाँ T2 by T1 कॉमन है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये इज गोइंग टू बी NCV plus R ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2, राइट। तो व्हाट विल हैपन, CV plus R क्या होता है, CP, तो एक और फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट NCP ln T2 by T1 plus NR ln P1 by P2. और अगर आपको ये याद रखना हो कि फाइनल बाई इनिशियल याद रखना हो, जैसे यहाँ पे क्या है, T2 मतलब फाइनल बाई इनिशियल, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, इनिशियल बाई फाइनल हो गया, तो फॉर्मूला में क्या कर दें, लॉग एक्सचेंज कर दे तो माइनस साइन आ जाएगा, NCP ln T2 by T1 माइनस NR ln P2 by P1. तो कोई भी फॉर्मूला याद रख लो, ये दो फॉर्मूले और हुए। अब आप सब बातें बता सकते हो, है ना, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, अभी मैंने समझाया कैसे आए, पहले लिख लो फिर वी विल राइट। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, है ना, आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा, आइसोबारिक में क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा, आइसोथर्मल में क्या है, ये जीरो है ना, तो फिर ये आ गया, आसान है बहुत। डन। चलो अब लिख लेते हैं एक एक करके, बस जल्दी से लिख लो आप लोग भी। और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगा फॉर्मूला, है ना, दिस NCV ln T2 by T1
this is 0. So you can write nr ln b2 by v1. So formula is nothing but delta S system is nothing but nr ln v2 by v1, or I am directly writing this part also, that is nothing but minus nr ln p2 by p1. ठीक है, जो भी आपको दे रखा हो आप उसको लगा लो, you will get the answer. ठीक है, B for isochoric process. For isochoric process क्या हो जाएगा? What is going to happen? Now we are going to write, क्या होगा फॉर्मूला, ये वैल्यू B2 और B1 सेम होंगे, so this is NCV/dt. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ अब मैं, है ना, बार बार ये लिख के जीरो नहीं लिख रहा, I'm just writing the answer. So NCV ln T2 by T1. और isobaric process, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट NCP, है ना, ln T2 by T1. Then now अब बात आती है till what number should we learn log table? 9 तक बस बहुत है. log 2 0.3, log 3 0.48, log 4 2 log 2 0.6, log 5 0.7, log 6 log 2 plus log 3, बस 9 तक आप याद रखो. अच्छा देखो, ये जितनी भी प्रोसेस है इनके लिए डेल्टा एस सिस्टम चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, यही फॉर्मूला है. मैंने पहले बता चुका हूँ, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला यही आना है. ठीक है, अब समझते हैं अरे 1 2 3 लिख लो ना, 1 2 3. नाउ अब समझते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस. यहाँ पे थोड़ी कहानी डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है, नाउ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अच्छा कोई मुझे बताएगा यहाँ कहानी डिफरेंट क्यों हो जाएगी? यहाँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेम नहीं होगा, है ना. डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल विल नॉट बी इक्वल्स टू डेल्टा एस सिस्टम इरिवर्सिबल. कोई बता रहा है? लेट्स से सुनते हैं. सर बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम अलग होता है. क्या सर प्रेशर एंड वॉल्यूम डिफरेंट होता है दोनों के. फाइनल स्टेट डिफरेंट होती है. करेक्ट हाँ वही. करेक्ट. और सर DQ भी 0 होता है. उस पे हम आएंगे, है ना, दैट वी विल कम टू दैट. ठीक है, तो भाई ऐसा है सबसे पहले कि जो डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल है वो डेल्टा एस सिस्टम इरिवर्सिबल नहीं होगा. ठीक है, यहाँ सब जगह होगा. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे फाइनल स्टेट भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में सेम पहुंची जा सकती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो फाइनल स्टेट रिवर्सिबल में होगी वो कभी भी इरिवर्सिबल में नहीं आ सकती है। ठीक है, दिस इज द रीजन। अब समझते हैं कि भाई ये अलग अलग क्या होंगे। ठीक है, व्हाट इज डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला भी हमने देखा था। डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल लेके चले थे, देन वी हैव सीन एन CV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। ठीक है, अब ये बताओ T2 by T1 is nothing but for reversible adiabatic process T b's to power gamma minus 1 is constant, so T2 by T1 is nothing but V1 by V2 to power gamma minus। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, आप समझ जाओ, ये नीचे जाएगा, राइट, जो भी होगा। सो दैट्स वाई जो यहाँ पे हमने T2 by T1 लिखा है, यहाँ V1 by V2 लिख दिया। ठीक है, क्या आ गया? सो आई एम गोइंग टू पुट ओवर हियर T2 by T1 को। कैन आई राइट दिस इज नथिंग बट डेल्टा सिस्टम इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा ये यहाँ पे लिख दो। सो NCV गामा माइनस 1 ln V1 by V2 प्लस NR ln V2 by V1। ठीक है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये CV बाई गामा माइनस 1 क्या होता है? CV बाई गामा माइनस 1 है ना, वो आपको याद रखना पड़ेगा। CP माइनस CV इक्वल्स टू R, फिर हम CV से डिवाइड कर देंगे तो ये बच जाएगा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R बाई CV। तो CV बाई गामा माइनस 1 है ना, ये इधर गया, एक मिनट क्या किया मैंने, CV से डिवाइड किया था ना, CP बाई CV R बाई CV, हाँ, तो उल्टा हो गया ना, ये इधर गया, अपॉन में नीचे लेके आया उसको। CP minus CV equal to R, this is we have done CV, देखो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, गामा माइनस 1 R CV, तो यार मेरा तो उल्टा आ रहा है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई होगा तभी मेरे को इतना, राइट, ये गामा माइनस 1 इधर आया ना, हाँ यार मैं मतलब देखो ये क्या हो रहा है, राइट, ओके, हाँ, ये गामा माइनस 1 इधर आ जाएगा ना, मल्टीप्लाई होके बाहर आएगा, राइट, यस यस, करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज गामा माइनस 1 नॉट इन डिवीजन। अब देखो ये CV गामा माइनस 1 क्या है, R है, अभी हमने देखा, राइट, so this is nothing but NR ln V1 by V2 plus NR ln V2 by V1। अब देखो ये कट गए ना, ये V2 by V1 है, उल्टा होगा तो माइनस आ जाएगा, so this is going to cut, so it is equals to 0। मैं कट नहीं कर रहा हूँ ऐसे, डायरेक्टली आई एम राइटिंग दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिला मुझे, डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, सॉरी, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया आपका, राइट, ये अभी अपन ने ये सीखा ही था, CV माइनस CV इक्वल्स टू R, विल डिवाइड बाई CV, तो CP माइनस CV माइनस 1 इक्वल्स टू R बाई CV। R इज नथिंग बट
गामा -1 इंटू CV, ठीक है, ये अलग से मैंने यहाँ लिख दिया। हाँ, DQ से भी हम सोच सकते हैं भाई DQ इज 0, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये है कि अब देखो डेल्टा एस सिस्टम रिवर्सिबल में 0 है, तो डेल्टा एस सिस्टम इन इरिवर्सिबल 0 नहीं होगा, सही है ना, वही सेम पाथ पे है ना, पहुंच नहीं रहे हैं तो फिर वो कुछ अलग होगा, तो 0 तो नहीं होगा। लेकिन अगर हम DQ से समझाते तो तुम्हें वहां पे भी 0 मिलता, इसलिए DQ नहीं समझाया। DQ से समझाते तो एक लाइन में हो जाता ना, DQ 0, फिर तुम कहते कि सर इरिवर्सिबल में भी 0, तो वहां पे भी 0 आना चाहिए, लेकिन वहां तो 0 आ नहीं सकता है, इसलिए। ये बात मेरी समझ में आई जो मैंने अभी यहाँ बोली है ना, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज, देखो भाई ऐसा है, सिस्टम और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में तो एंट्रोपी चेंज सेम है नहीं, यहाँ 0 हो गया, तो डेल्टा एस सिस्टम इरिवर्सिबल में तो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी एक्सपेंशन को और कंप्रेशन क्या हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी 0। लेकिन अगर मैं यही बात DQ से समझाता तो कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि वहां पे DQ में क्या आता, दैट इज गोइंग टू बी 0, DQ तो 0 है ना, पूरी प्रोसेस के थ्रू आउट हमको हीट दे नहीं रहे, तो वहां पे ये बात नहीं आ पाती, फिर वहां पे आपको लगता कि वहां पे DQ 0 है, तो डेल्टा एस सिस्टम इरिवर्सिबल में भी 0 होना चाहिए, दैट्स व्हाई हमने ये इस तरह से समझाया। भाई हाथ उठाओ अपना अपना, सब लोग जिनको डाउट आ रहा है, बाकी लोग भी सुन पाए तुम्हारे डाउट। मतलब सर, मतलब इसमें DQ 0 है तो इरिवर्सिबल में भी 0 क्यों नहीं होगा, मतलब डेल्टा एस 0 क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे मेन बात है रेंडमनेस, तो ऑब्वियस सी बात है कि हो क्या रहा है कि किसी भी प्रोसेस में हम हीट दे रहे हैं, उसके कारण रेंडमनेस बढ़ रही है, ठीक है, हीट दे रहे हैं या फिर हीट निकाल रहे हैं, तो हमने एक तो पैरामीटर समझा दिया, ठीक है। Yes. अब यहाँ पे हो क्या रहा है प्रोसेस में, ठीक है, हम हीट एक्सचेंज नहीं कर रहे, बट फिर भी रेंडमनेस बढ़ रही है। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में क्या हो रहा है, या तो बढ़ रही है या घट रही है, मतलब डिपेंड्स ऑन कि कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो DQ 0 है, बट फिर भी या तो रेंडमनेस बढ़ रही है या घट रही है, इसलिए हम DQ के हिसाब से नहीं समझा रहे, ठीक है। यस सर, समझा। Okay. तो मतलब सर फिर एडियाबैटिक के लिए S इक्वल्स टू डेल्टा Q बाई T नहीं रहेगा? नहीं है भाई, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर ऊपर पहले पढ़ा था, डेल्टा एस टोटल जो है वो 0 होगा रिवर्सिबल के लिए, तो यहाँ रिवर्सिबल 0। सराउंडिंग क्या है, सराउंडिंग तो सिस्टम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सराउंडिंग कैसे निकालते हैं, -DQ सिस्टम डिवाइड बाई T, तो DQ सिस्टम तो 0 है, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सराउंडिंग है ना, वो तो 0 ही होने वाला है हमेशा। अब डेल्टा एस सराउंडिंग 0 है क्योंकि हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो
सराउंडिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, उससे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, उसकी रेंडमनेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात समझ में आ रही है एडियाबैटिक प्रोसेस में? हाँ फिर से समझते हैं, एक सिस्टम है, सिस्टम में कुछ भी हो रहा हो, कुछ हीट एक्सचेंज नहीं हुआ सराउंडिंग के साथ, तो सराउंडिंग को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसकी रेंडमनेस में कुछ फर्क नहीं पड़ा, दैट्स व्हाई डेल्टा एस सराउंडिंग तो जीरो है। अब डेल्टा एस टोटल जो होता है वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग है। रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस सिस्टम, रिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस टोटल जीरो होता है। सराउंडिंग ऑलरेडी जीरो है, तो डेल्टा एस सिस्टम को भी जीरो होना पड़ेगा, वो हमने यहाँ समझा दिया है। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल तो जीरो नहीं होगा, चाहे वो एडियाबैटिक हो या ना हो, है ना? या तो मतलब अगर स्पॉन्टेनियस है तो ग्रेटर देन जीरो होगा, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो लेस देन जीरो होगा। तो फिर बचा कौन, है ना? डेल्टा एस टोटल क्या है? डेल्टा एस टोटल जो है वो है क्या? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये ऑलरेडी जीरो है और ये जीरो नहीं है, तो कौन जीरो नहीं है? सिस्टम जीरो नहीं है, ठीक है? ये इस, ठीक है? यस सर, समझा, थैंक यू। ठीक है, इससे एक दो बातें इंपॉर्टेंट समझाने वाले। एक ये आ गई समझ में, मान लो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? डेल्टा एस सिस्टम irreversible is nothing but NCV ln T2 dash by T1, where T2 dash is irreversible का final temperature plus NR ln B2 by B1, ठीक है? B2 by B1, ठीक है? ये वाला टर्म जो है, राइट, अगर हम कंपेयर करें, मान लो ये वाला टर्म जो है हम T के टर्म्स में लिख लें, लेट्स से, है ना, ओवर हियर, ठीक है? मतलब मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट हैपेंड हियर इज, भी हमने यहाँ देखा था कि ये ln, ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया था, ठीक है? ये वाला टर्म इसके बराबर हो गया था ना, तभी तो जीरो आया ये, राइट? तो इफ आई कैन एक्सचेंज, हम मैं उल्टा लिख दूं, अगर यहाँ पे मैं, है ना, इसको ऐसे लिख दूं NCV ln T2 डैश बाय T1, और मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस NCV ln T2 बाय T1, ठीक है? हम अज्यूमिंग की वॉल्यूम हम सेम रख रहे हैं, केवल टेम्परेचर में बात कर रहे हैं, वॉल्यूम जो रिवर्सिबल में था वही रिवर्सिबल में, तभी ये बात लिख सकते हैं, ठीक है? सो वी हैव रिटन B2 by B1, वी हैव रिप्लेस्ड बाय T2 by T1, बिकॉज अभी हमने यहाँ पे यही लिखा था, मतलब इसको चेंज किया था NCV ln T2 by T1 को, तो उल्टा लिख दिया यहाँ पे, राइट? अब इसमें हम क्या लिखेंगे, NCV कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ln T2 डैश बाय T2, ठीक है? ये क्या हो जाएगा, ln T2 डैश बाय T2 हो जाएगा, राइट? एंड देन दिस इज नॉट गोइंग टू बी जीरो, ये जीरो नहीं आएगा, बस इतना ही है। T2 डैश इज फाइनल टेम्परेचर ऑफ इरिवर्सिबल, and over here this T2 is nothing but final temperature of reversible.
देखो भाई, ये फिर से सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट देख लेते हैं। अभी हमने क्या बोला था, ये वाला पार्ट एनआर ये पूरा है, तो ये वैल्यू 0 आई है ना। तो फॉर रिवर्सिबल दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो ये है ना, बस अपोजिट साइन अपोजिट है। तो बस ये एन आर एल एन डी टू को यहाँ पे लिख लिया माइनस एन आर एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, एन टी टू बाई टी वन। क्या हुआ, ये टी वन कट जाएगा, ये एल एन टी टू बाई टी वन का मतलब एल एन टी टू डैश बाई टी वन का मतलब क्या है, एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन यहाँ पे है ना। तो ये टी टू मतलब अगर आप इसको एक साथ लिखोगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या ये आपस में, टी टू बाई टी वन टू पावर 1/1 माइनस गामा नहीं होगा, तो यहाँ आर को सीवी में चेंज कर लिया ना, यहाँ गामा माइनस वन आएगा, वो आर बाई गामा माइनस वन इज सीवी। दैट इज नॉट गोइंग टू बी 0। तो अब ये बात समझ में आ गई। मतलब एक कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे हमने मान लिया है। देखो ये मेरे को प्रूव करना था, है ना। जब कुछ चीज प्रूव करते हैं ना, तो आप अपने फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से मान लेते हैं, वरना तो प्रूव ही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो इसलिए इसको ले लिया, राइट, है ना। हाँ, अजम्पशन लेके प्रूव करते हैं, यस यस यस। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा एस सराउंडिंग दैट इज गोइंग टू बी 0, है ना, एज DQ सिस्टम इज 0, है ना। डेल्टा एस सराउंडिंग क्या है, दैट इज नथिंग बट माइनस DQ सिस्टम divided by T. So this is nothing but 0 for both reversible as well as irreversible. ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं, नोट। डेल्टा एस सिस्टम का सेम फॉर्मूला नहीं, उसमें पूरा इंटीग्रल है। यहाँ पे क्या है, केवल इतना इंटीग्रल है, डिफरेंस है ना। इंटीग्रल डी क्यू 0 है, डी क्यू बाई टी 0 का इंटीग्रल 0 नहीं है। ठीक है, ये जिन लोगों को ये बातें नहीं समझ में आ रही हो, फिर से समझ लो, ये केवल इसी का इंटीग्रल लगा हुआ है, राइट। तो डी क्यू का इंटीग्रल 0 है, ये मैं मान रहा हूँ, है ना। एडियाबैटिक फंक्शन में पूरा डी क्यू 0 है। जब हम
सिस्टम की बात करें तो पूरे का इंटीग्रल है, ठीक है, इसीलिए वहां पे सिस्टम में इस सराउंडिंग में सॉरी सिस्टम में इससे नहीं समझाया। मैं कुछ नोट लिखा रहा था, भूल गया लिखाने वाला था। चल देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो हो गई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। लेट्स से सेकंड अनदर केस, केस 2 है ना। डेल्टा एस सिस्टम no, no. डेल्टा एस सिस्टम when है ना, डेल्टा एस सिस्टम, फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इन केस ऑफ फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन रिएक्शन। अगर कहीं फेज ट्रांजिशन रिएक्शन हो रही होगी तो क्या होगा, एंट्रोपी चेंज, है ना। एंट्रोपी चेंज का मतलब डेल्टा एस सिस्टम मतलब डेल्टा एस रिएक्शन, ठीक है। सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा एस रिएक्शन, विच इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, डी क्यू रिएक्शन बाय टी। मैं कई बार समझाने के लिए कुछ बातें लिख देता हूँ, तुम लिखा रहने दिया करो ना, है ना। एनीवे देखो डेल्टा ये है ना, डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट डेल्टा एस रिएक्शन। रिएक्शन में क्या चेंज हो रहा है, फेज ट्रांजिशन रिएक्शन तो समझ में आता है ना, फेज ट्रांजिशन H2O लिक्विड से गैस, है ना, ऐसा, राइट, दिस इज गोइंग टू बी H2O गैस, है ना। अब यही मैं समझा रहा था, जैसे मान लो ये लिखा हो ऐसे, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखी है, फेज ट्रांजिशन रिवर्सिबल होता है, लिक्विड से गैस भी बन सकता है, गैस से लिक्विड भी बन सकता है, मान लो ऐसे रिवर्सिबल, जैसे साइन देख लिया वैसे ही नहीं बोल देना है डेल्टा एस सिस्टम 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं बोला है, समझ में आया, यहाँ पे डिफरेंट ध्यान रखना, है ना। जैसे ही देखा रिवर्सिबल साइन, अरे सर रिवर्सिबल तो 0 है, ठीक है। इफ आई वुड से कि ये रिवर्स, ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच गया है, तब आप बोलोगे डेल्टा एस सिस्टम या डेल्टा एस रिएक्शन 0 हो जाएगा, तो दैट विल नॉट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, इक्विलिब्रियम स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं, सर रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम आपने बोला था 0, तो 0 क्या है वो याद रखना है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे 0 है, जहां देख लिया इक्विलिब्रियम वहीं साइन देखते ही 0 नहीं है, ठीक है, समझ में आया। So ये डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट डेल्टा एस रिएक्शन डिवाइड इज नथिंग बट डी क्यू रिएक्शन बाय टी। अब बताओ ये क्या होता है, डी क्यू रिएक्शन क्या है, टी तो कांस्टेंट है ना, रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे नीचे लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट है, विच इज नथिंग बट डेल्टा एच रिएक्शन। और टी क्या होगा, टी कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के बाहर, है ना, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एस रिएक्शन इज नथिंग बट, ना आसान है, राइट, डेल्टा एच रिएक्शन डिवाइड बाय टी। अब ये जो भी हो, मान लो लेट्स से एग्जांपल हम लिख रहे हैं ये, है ना, एग्जांपल अगर ये बॉइलिंग है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो यहाँ पे डेल्टा एच रिएक्शन क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन, और टी क्या हो जाएगा, टी वेपोराइजेशन। तो ऐसे स्पेशल केसेस के लिए फॉर्मूला तो ये है, बस एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस रिएक्शन ओवर हियर, दैट इज क्या, डेल्टा एस वेपोराइजेशन, ये वेपोराइजेशन रिएक्शन है, नथिंग बट डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई टी वेपोराइजेशन, बस बॉइलिंग पॉइंट डाल दो यहाँ पे, टी वेपोराइजेशन या फिर टी बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो, आई विल राइट बॉइलिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला सबसे इजी है,
कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो क्या होगा, वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है, राइट, करेक्ट ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, बस यहाँ टी की जगह टी रिएक्शन लिख देंगे बस, मतलब सेम फॉर्मूला है। फॉर केमिकल रिएक्शन delta S reaction is nothing but dq reaction divided by T. So this is nothing but delta H reaction divided by T reaction. डायरेक्टली लिख दिया मैंने। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो है ना, इन एनी रिएक्शन इफ, अगर मान लो ये केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है, लेट्स से A gas plus B liquid gives C gas plus D gas, right, let's say whatever, ठीक है, over here. So if delta Ng, या फिर मैं यहाँ पे गैस वैस नहीं लिख रहा हूँ, I'll write A plus B gives C plus D. A plus B gives C plus D, let's say A, B, B, C, C, D, D, let's say. So if delta Ng is greater than 0, ये हो जाए, है ना, डेल्टा Ng is greater than 0, तो फिर क्या होगा, है ना, मोर नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम इज गोइंग टू बी डेल्टा एस सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो फिर क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो इफ डेल्टा Ng इज लेस देन 0, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या हो जाएगा, या डेल्टा एस रिएक्शन, या सिस्टम की जगह रिएक्शन लिख लेते हैं, है ना, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। अब अगर कहीं पे डेल्टा Ng 0 है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा, बाकी आप 0 भी लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 0, बट इट इज अच्छे सॉलिड से और लिक्विड में क्या हो रहा है, ज्यादा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सो इफ डेल्टा Ng इज 0, देन डेल्टा S रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली 0, नॉट एग्जैक्टली 0, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0, depends on other phase of other let's say reactant or product are in which state. हाँ वही बताओ। बोलो सुशील, बोलो पार्थ। मुझे वो सर थोड़े पहले वाले में प्रॉब्लम है, जैसे हमने वो प्रूव किया कि डेल्टा एस फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक 0 नहीं होगा सर, आप वहाँ पे जा सकते हो थोड़ी देर के लिए? इरिवर्सिबल, हाँ इरिवर्सिबल के लिए। हाँ सर, इसमें हमने वही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, मतलब जो रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला यूज किया था वही इसमें यूज किया? रिवर्सिबल के लिए नहीं, हमने एक जनरल फॉर्मूला बनाया था ना। हाँ सर, पर उसमें हमने रिवर्सिबल के लिए वो कंडीशन ली थी ना, मतलब पी गैस वाली कंडीशन, पर अगर हम लोग इरिवर्सिबल की जगह तो उसमें पी एक्सटर्नल कांस्टेंट रहेगा ना। अच्छा हाँ, तो मान लो उस पॉइंट तक कोई रिवर्सिबल, मान लो उस पॉइंट तक कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगी, है ना, मतलब एडियाबैटिक ना हो, समझ रहे हो, मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम गए, इरिवर्सिबल ही गए, मान लो इस तक ये कोई रिवर्सिबल प्रोसेस अभी जा रही है, बट ये एडियाबैटिक नहीं है। हाँ तो सर, उसके लिए जो चेंज होगा वही होगा ना, फिर इस तरह से ही आएगा ना। बस उसके लिए वर्क डन अलग रहेगा ना, जो उसने वर्क किया रहेगा। नहीं तो हमने वर्क डन तो सर वो थोड़ा बहुत बेसिक से कर सकते हैं, मतलब पी एक्सटर्नल कांस्टेंट लेके।
नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको समझाना. That is going to be difficult. या फिर इसको इस तरह से समझ लो. फिर दूसरा वो जो मैंने बताया था ना कि डेल्टा एस टोटल से, वो ज्यादा आसान है. डेल्टा एस टोटल इज नथिंग बट डेल्टा एस सिस्टम plus delta S surrounding, right? This is going to be, this delta S total is not zero. तो क्या हो जाएगा? Delta S system is not going to be zero. ओके सर. ठीक है. और है ना, ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं. अब ये केमिकल रिएक्शन हो गया. अब फोर्थ है, मान लो मिक्सिंग ऑफ गैसेस. सर हम्म. सर S equals to delta H reaction upon T, ये मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H है क्या वो? नहीं, वो हम विद साइन लिखेंगे. तो सर अगर Ng किसी में अगर पॉजिटिव होगा और डेल्टा H अगर नेगेटिव होगा, ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है. तो उस केस में S क्या रहेगा, मतलब नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव? डेल्टा S नहीं, फिर से बोलो, मैंने ध्यान नहीं दिया. हाँ, कि Ng पॉजिटिव है पर डेल्टा H नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है? देखो ये तो फिक्स है कि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, है ना. तो डेल्टा एच की वैल्यू, सॉरी, एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगी. दिस इज फिक्स. ठीक है. अब हम इस पे आते हैं, डेल्टा एच रिएक्शन. अगर मान लो डेल्टा एच रिएक्शन निगेटिव हो जाए, यार ये सोचना पड़ेगा, एक बार देखते हैं. क्या हो सकता है इसमें. सर Ng इज अप्रोक्सीमेट, सॉरी Ng इक्वल्स टू 0 के लिए डेल्टा H, सॉरी अपना डेल्टा S इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 कैसे? अप्रोक्सीमेटली जीरो इसलिए क्योंकि देखो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ एंट्रोपी में तो गैस होता है ना. रैंडमनेस सबसे ज्यादा होती है गैस में. तो गैस के मॉलिक्यूल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे या जितने नंबर ऑफ मोल्स थे, वो तो जीरो है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ. केवल लिक्विड और गैस, मतलब लिक्विड और सॉलिड में कुछ चेंज हुआ. तो उनके कारण जो एंट्रोपी में चेंज आया वो इतना लार्ज नहीं आएगा. क्योंकि सर अभी एलिमेंट्स के केस में जैसे कि सी ग्राफाइट, मतलब ग्राफाइट टू डायमंड जब हम लोग जा रहे हैं तो उसके मोल, मतलब सॉरी नंबर ऑफ, मतलब डेल्टा Ng तो 0 ही होगा, बट हम लोग कभी उसके एंथैल्पी को 0 नहीं लेते हैं डायमंड के फॉर्मेशन के. हाँ, मतलब तो वो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू. आएगा ना, ग्रेफाइट से वो पॉजिटिव आएगा. हाँ, तो डेल्टा तो एच की मतलब तो हम लोग पॉजिटिव होगी तो अप्रोक्सीमेट, फिर एस पॉजिटिव आ जाएगा. यस सर, बट Ng तो 0 है ना, बट मतलब उसका डेल्टा H नेग्लिजिबल नहीं है. नहीं, डेल्टा वहां पे तो गैस है ही नहीं ना, कुछ जीरो है ना. ग्रेफाइट और डायमंड दोनों सॉलिड है ना. ओके, मतलब किसी और, जैसे कि O3 O2 नहीं उसमें. ओके सर, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, बट ऐसा कोई केस हो नहीं सकता. वो सोचना पड़ेगा. अब तुम एग्जाम्पल से देखेंगे तो फिर पता चलेगा. देखते हैं. ठीक है. यस क्योंकि डेल्टा एच की वैल्यू भी पॉजिटिव नेगेटिव आती है, तो देखना पड़ेगा ऐसा केस मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है. बट अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ेगी. यस सर.
थैंक यू। एंट्रोपी ऑफ गैस सबसे ज्यादा होगा ना, सबसे ज्यादा रैंडमनेस होती है उनमें, दैट्स व्हाई entropy of gas is going to be more than entropy of liquid, liquid is more than solid, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। रुको भाई रुको, बस ये मिक्सिंग ऑफ गैसेस पढ़ा के भी छोड़ देते हैं, नाम चेंज करके आने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मान लेंगे तुम्हारी बात। मिक्सिंग ऑफ गैसेस क्या होगा मिक्सिंग ऑफ गैसेस में? तो जैसे मान लो एक गैस है ए, इसका वॉल्यूम है बी ए, मान लो ये गैस है बी, इसका वॉल्यूम है वी बी, इन दोनों को मैं ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या होगा, गैस ए प्लस बी है और वॉल्यूम है वी प्लस बी ए प्लस बी बी, ठीक है। बोथ आर आइडियल, दिस इज मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस में लिखो 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 जल्दी जल्दी। ठीक है, डन। नाउ yes, not reacting mixing of non-reacting ideal gases है ना, so this is only mixing है ना, no reaction, you're not talking about reaction. So what will happen at that type, the temperature will remain constant है ना, मतलब दो गैसेस के मिक्सिंग के कारण हम अगर आइडियल गैस ले रहे हैं तो उसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेम टेम्परेचर पे है, राइट, right, we are mixing at a constant temperature, so that's why temperature is not going to change. Then what will be delta S system over here? That is nothing but NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1. तो ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, what will happen, delta S, let's say A is nothing but change in entropy of A gas है ना, which is nothing but how many moles, तो ये NR ln V2 वाला पार्ट आएगा, N A moles of A R ln, what is B final? B final is BA plus BB. What is B initial? BA. ठीक है, what is going to be delta S B gas? That is nothing but NB R ln BA plus BB divided by BA, sorry BB, ठीक है, ये हो गया। Now for gases we know at any temperature we can write volume in terms of moles, ठीक है, we can write according to
Avogadro's hypothesis. VA is proportional to NA. VB is proportional to NB. VA plus VB is nothing but is proportional to NA plus NB, correct? So we can write delta SA gas is nothing but NAR ln Na plus NB divided by Na, which can be written as, इसको ऊपर लिख लेते हैं, ये नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस NAR ln Na by Na plus NB. अब ये क्या हो गया मोल फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ A divided by total moles. So I can write minus NAR ln mole fraction of A. Similarly B gas है ना, similarly delta S B gas क्या हो जाएगा माइनस NBR ln XB. मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो टोटल अगर देखेंगे तो डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी, टोटल चेंज कितना हो जाएगा एंट्रोपी में. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू बी माइनस NAR ln XA प्लस NBR ln XB. ठीक है ये, या फिर इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं. जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम इज नथिंग बट सिग्मा, सबका सिग्मा ले लो, एन जो भी है ना, NA NI, फिर I कैन बी 1 2 whatever, n माइनस साइन बाहर R ln XI. तो ये एंट्रोपी चेंज हमने कैलकुलेशन बता दी. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट आगे बता देंगे, अभी आप इतना लिख लो, आज के लिए काफी है. ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, ये कार्नोट साइकिल सर ही पढ़ाएंगे. ठीक है, उनको अब तो CMP सर पढ़ाने आ ही गए ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ही रहे हो, तो कार्नोट साइकिल मैं स्किप कर रहा हूँ, वो पढ़ा देंगे. ठीक है, तो ये हो गया है. अगर वो ना पढ़ाए तो मुझे बता देना, मैं पढ़ा दूंगा. उनको बहुत फायदा हो गया है, मैंने KTG पढ़ाया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया, तो जल्दी जल्दी भाग जाएंगे. चलो क्या, तो ये उन पे छोड़ देते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं बता दूंगा. ठीक है, तो ये हो गई एक तरह से आपकी मोटा मोटी सारी डेल्टा एस एंट्रोपी हमने पढ़ लिया. एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2-3 क्लास लेंगे, ये थर्मोडायनेमिक्स जल्दी से खत्म करेंगे. ठीक है, चलो फिर कुछ लोग लिख रहे हैं तो लिख लो. भाई भाई पता नहीं आधे लोग क्लास क्यों क्यों भाग जाते हैं, पता नहीं, नो आइडिया. I'm just assuming that it is not happening with me alone. Maybe खाने का टाइम हो गया इसलिए चले गए. मेरी क्लास जनरली लास्ट होती है, तब तो फिर बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, उन्हें भूख लग जाती है. गुड नाइट. गुड नाइट.